Hello everyone. The topic that we are going to discuss today is game theory. Now, game theory was developed by John von Neumann and Oscar Morgenstern. So they developed this model called game theory, and a game basically represents a conflict between two players, a row player and a column player. तो यहाँ पर दो players involved होंगे, right? एक तो होगा रो प्लेयर और दूसरा होगा कॉलम प्लेयर। रो प्लेयर को डिनोट किया जाएगा प्लेयर ए से, कॉलम प्लेयर को डिनोट किया जाएगा प्लेयर बी से, और रो प्लेयर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय प्लेयर एक्स, कॉलम प्लेयर को डिनोट किया जाएगा प्लेयर वाई से, राइट? सो यू कैन सी वेरियस गेम्स ओवर हियर. One is a row player, another is a column player. So row player has the option to play with any of the rows. Rows are representing his strategies. और column player के पास भी options available हैं. He can also select any of his columns, and columns are representing strategies for the column player, that is player B. तो दो player हैं, player A और player B. एक है row player, दूसरा है column player, right? Now remember, there are some rules of the game which we are going to discuss in each and every lecture as we move towards finding out the optimum solution in game theory. But remember some clauses. A positive value will indicate profits for the row player. इसका मतलब अगर गेम में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रो प्लेयर का प्रॉफिट बताएगी, कॉलम प्लेयर का लॉस बताएगी, और अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है तो वो कॉलम प्लेयर का प्रॉफिट बताएगी और रो प्लेयर का लॉस बताएगी, राइट? नाउ सपोज देयर इज एन एग्जांपल ओवर हियर. देयर इज अ गेम. फर्स्ट रो में है उसके 1 4, सेकंड रो में 5 एंड 3. अब 1 ये बता रहा है कि यहाँ पर प्लेयर ए को 1 रुपी का प्रॉफिट है, लेकिन प्लेयर बी को 1 रुपी का लॉस हो रहा है. अगर वैल्यू 5 है, 5 रिप्रेजेंट करता है कि प्लेयर ए जो कि रो प्लेयर है, प्लेयर ए को तो 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और प्लेयर बी को 5 रुपीज का लॉस हो रहा है. तो क्या बताया आपको कि अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रो प्लेयर का प्रॉफिट और कॉलम प्लेयर के लॉस को शो करेगी, लेकिन अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है तो वो कॉलम प्लेयर के प्रॉफिट को और रो प्लेयर के लॉस को शो करेगी. अगर कोई भी वैल्यू आ गई आपके पास, -7 आ गई सपोज गेम के अंदर, तो -7 का मतलब प्लेयर बी को तो 7 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और प्लेयर ए को 7 रुपीज का लॉस हो रहा है. तो ये रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा गेम थ्योरी में कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो रो प्लेयर को प्रॉफिट हो रहा है, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो कॉलम प्लेयर को प्रॉफिट हो रहा है, राइट? दोनों में से पॉजिटिव मतलब रो प्लेयर को प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव तो कॉलम प्लेयर को प्रॉफिट, राइट? सो गेम थ्योरी is basically comprising of various models. The first model to solve a game is called as a method of saddle point. Now we are going to discuss their solutions in the coming lectures. It's just an overview, right? So today's discussion is about the overview of these methods, overview of game theory. First method to solve a game is called as method of saddle point, जहां पर दोनों players एक particular strategy को select करेंगे, right? And when the strategy matches, when that opinion matches, then you arrive to a situation called saddle point. तो यहाँ पर हम मैक्सिमम भी निकालेंगे, मिनी मैक्स भी निकालेंगे, वो दोनों चीजें मैच होंगी तब आएगा सैडल पॉइंट, राइट? सो हियर द प्लेयर्स आर प्लेइंग विद अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. जहां पर एक फिक्स स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करते हैं, उन स्ट्रैटेजीज को बोला जाता है प्योर स्ट्रैटेजीज. सो गेम्स ऑफ सैडल पॉइंट आर कॉल्ड एज प्योर स्ट्रैटेजी गेम्स, राइट? सो वी won't get into much complicacy as far as initial class is concerned. आपको ध्यान रखना है पहला मेथड जो गेम थ्योरी को सॉल्व करने के काम आएगा वो है मेथड ऑफ सैडल पॉइंट. If saddle point is not applicable, then you will have to apply dominance rule or modified dominance rule. Modified dominance rule is also called as average rule. तो आपको सैडल पॉइंट के बाद अगर सैडल पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा तो कौन सा मेथड अप्लाई करना है? डोमिनेंस और मॉडिफाइड डोमिनेंस रूल, राइट? तो डोमिनेंस और मॉडिफाइड से आप अपने बड़े गेम को रिड्यूस करेंगे 2x2 गेम के अंदर, 2 रोज और 2 कॉलम्स में, राइट? तो 2x2 गेम में अपना बड़ा गेम रिड्यूस हो जाएगा, और 2x2 गेम को सॉल्व करने के लिए फर्दर आप अप्लाई करेंगे ऑडोमेंट मेथड और एल्जेब्रिक मेथड.
तो पहले सैडल पॉइंट, सैडल एप्लीकेबल नहीं हुआ तो आप डोमिनेंस या मॉडिफाइड से अपने गेम को रिड्यूस करेंगे और उसके बाद 2/2 आने पर उसको ऑटोमेटिक या अलजेब्रिक से सॉल्व करेंगे। नाउ कभी कभी ऐसा होगा कि गेम आपका रिड्यूस तो हो जाएगा लेकिन उसमें 3 रोज रह जाएंगी, 2 कॉलम्स होंगे, या फिर 2 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगे। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर 3 रो हो 2 कॉलम या 3 कॉलम 2 रो रह जाए तो उन गेम्स को सॉल्व किया जाएगा ग्राफिकल मेथड से या फिर सब गेम्स मेथड से। We will be explaining each and every method in detail, but just to avoid complexities and naming, I am mentioning the major models involved in game theory. तो उनको आप सॉल्व करेंगे ग्राफिकल या सब गेम्स से, राइट? उसके बाद कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो 3/3 तक आकर रिड्यूस हो जाते हैं और 3/3 के बाद फर्दर रिड्यूस नहीं होते। So those games are going to be solved with the help of 3x3 algebraic method, right? तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी कोई गेम 3x3 तक आ जाएगा और फर्दर आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा तो उनको सॉल्व करेंगे आप 3/3 algebraic मेथड से, राइट? देन इन गेम थ्योरी another very popular term which will be constantly used will be 2-person zero sum game. अब ये 2-person zero sum game क्या होता है? 2-person zero sum games are those games which are played by 2 players. यहाँ पर प्लेयर तो 2 ही हैं, एक रो प्लेयर और एक कॉलम प्लेयर, and where the net resultant of both profit and loss of both the players is equal to 0. इसका मतलब जितना एक प्लेयर को एक जगह पर प्रॉफिट हो रहा है सेम उतना ही दूसरे प्लेयर को लॉस हो रहा है। अगर एक प्लेयर को 4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे को 4 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो जितना एक प्लेयर को प्रॉफिट उतना ही दूसरे प्लेयर को लॉस हो रहा है, इसलिए उन सभी गेम्स को बोला जाता है 2-person zero sum games। 2-person मतलब 2 प्लेयर्स हैं, जीरो सम का मतलब है जितना एक प्लेयर को प्रॉफिट है सेम टू सेम उतना ही दूसरे प्लेयर को लॉस हो रहा है। So all in all, it is going to be a very interesting chapter, and we are going to start the practical, the numerical part of game theory, starting with saddle point. Then we will be moving on to dominance rule, modified dominance rule, then automate method, algebraic method, graphical method, subgames method, and 3x3 algebraic method. Right? So we are going to continue with game theory in the next class with the practical portion of game theory.